हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आपने मेरे ब्राज़ील की पूरी सीरीज़ देखी होगी। इनफैक्ट साउथ अमेरिका में मैं घूमने गया, ब्राज़ील एंड पेरू। तो दोनों सीरीज़ आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ब्राज़ील घूमने का प्लान कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी एंड कैसे आप प्लान कर सकते हो। तो ब्राज़ील जब आप घूमने के लिए जाओगे तो सबसे पहली चीज़ जो आएगी माइंड में, वीज़ा। तो वीज़ा के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप जिस भी कंट्री में हो, आप लाइक इंडिया से कर रहे हो तो मोस्ट लाइकली इंडिया में वीज़ा वीएफएस के थ्रू अप्लाई होगा। एंड अगर जैसे मैंने न्यूयॉर्क में किया था तो न्यूयॉर्क में हम डायरेक्टली ब्राज़ील के कंसुलेट गए। वहाँ पे पहले हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया और एक उनका एप्लीकेशन फॉर्म था, वो फॉर्म भर के उनको पहले भेजना पड़ा यहाँ पे यूएसए। एंड उन्होंने वो फॉर्म को वेरीफाई किया एंड वंस उन्होंने फॉर्म को वेरीफाई करके जब बोला फॉर्म सब कुछ करेक्ट है, देन उन्होंने हमें कॉन्सुलेट बुलाया। एंड यहाँ पे क्या है वीज़ा के लिए कि सेम डे आपको कॉन्सुलेट बुलाएंगे एंड उसी दिन आपको 2 घंटे में वीज़ा स्टैम्प करके दे देंगे। हमें यहाँ पे करीब 5 साल का वीज़ा मिला। तो एक बार आप वीज़ा लगाओगे 5 साल तक आप ब्राज़ील में आ सकते हो। तो ये तो रही वीज़ा की बात। वीज़ा लगाना इज़ नॉट डेट डिफ़िकल्ट, बहुत आसानी से लग जाता है। देन अगर उसके बाद मैं बात करूँ कि यहाँ पे आपको होटल कहाँ पे लेना चाहिए, तो ब्राज़ील में अगर आप रियो आ रहे हो, रियो घूमने के लिए, तो रियो में कोपाकाबाना बीच और क्राइस्ट द रिडीमर जो कि 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आता है, उसी के पास ज़्यादातर होटल हैं। लेकिन यहाँ पे होटल इज़ नॉट सुपर एक्सपेंसिव एंड ऊबर इज़ ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ऊबर जो है यहाँ पे सस्ती है, लाइक 3,000 4,000 1,000 रुपये में एक ऊबर की ट्रिप मिल जाती है और होटल 3 से 4 हज़ार में मिल जाता है, अगर आप पीक लोकेशन पे नहीं ले रहे हो, बिल्कुल टॉप मोस्ट लोकेशन पे नहीं ले रहे हो। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप बजट में हो तो आप थोड़ी सी दूर ले सकते हो होटल, वहाँ होटल ले लो एंड देन ऊबर से ट्रैवल कर लो। 1,000 रुपये में ऊबर आराम से ट्रैवल करती है एंड ऊबर की बहुत अच्छी सर्विस है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्या हमें यहाँ पर रेंटल कार लेनी चाहिए, बिकॉज मैं जब पेरू गया था घूमने तो पेरू में मैंने नास्का लाइन्स के टूर के लिए रेंटल कार ली थी। तो क्या यहाँ पर रेंटल कार की ज़रूरत पड़ेगी? तो आई विल से कि यहाँ पर रेंटल कार की ब्राज़ील में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऊबर यहाँ पे काफ़ी सस्ती है। तो रेंटल कार लोगे आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा एंड देन अननेसेसरी का थोड़ा सा हेडेक तो होता ही है रेंटल कार चलाने में। तो एंड जो घूमने की जगह हैं वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। रेंटल कार तभी लेनी चाहिए जब आप कहीं घूमने जा रहे हो, जब आपको कम से कम 100 किलोमीटर से ज़्यादा एक दिन में ट्रैवल करना है। बिकॉज 30-40 किलोमीटर के लिए तो आपको ऊबर विल बी चीपर। रेंटल कार तो पूरे दिन का उसका किराया फ्लैट होगा। तो अगर आपने दिन भर में 30 किलोमीटर भी चलाई तो आपको अगर 6,000 रुपये देने हैं तो 6,000 देने हैं, आप जितने भी किलोमीटर चलाओ। तो इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करनी है देन यू गो फॉर रेंटल कार, अदरवाइज उबर इज़ गुड। देन अगर मैं बात करूं कि करेंसी के बारे में, कि करेंसी यहाँ पे क्या करना है, कि कितनी करेंसी लेके आनी है, तो नॉर्मली जैसे हम लोग कहीं पेरू गए थे तो मैंने उसके वीडियो में सजेस्ट किया कि जितनी आप मैक्सिमम करेंसी कैरी करना चाहते हो उतनी कर लो करेंसी। बिकॉज पेरू में अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको 5% प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ती है। ब्राज़ील में ऐसा नहीं है। ब्राज़ील में आप कहीं भी घूमने जाओगे आपको क्रेडिट कार्ड दे एक्सेप्ट इट, बहुत आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा करेंसी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, करीब $200 इज़ गुड इनफ। देन पासपोर्ट आपको साथ में कैरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम लोग पेरू में घूमने गए जो कि साउथ अमेरिका की ही कंट्री है। वहाँ पे हर जगह माचू पिचू गए और एक दो जगह गए हम लोग घूमने के लिए, रेनबो माउंटेन और एक दो जगह गए। वहाँ पे कई जगह वो पासपोर्ट मांग रहे थे। तो पासपोर्ट पेरू में चाहिए। ब्राज़ील में पासपोर्ट साथ में कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पासपोर्ट नहीं मांगते। तो आप पासपोर्ट यहाँ पे अपने होटल में कहीं लॉकर में छोड़ सकते हो एंड देन यू कैन ईजिली ट्रैवल। तो यहाँ पे पासपोर्ट साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ के जो दो मेन पॉइंट हैं ब्राज़ील के, क्राइस्ट द रिडीमर एंड सुगर लोफ माउंटेन। इनफैक्ट मेरे पीछे अभी ये सुगर लोफ माउंटेन है। हम लोग ने अभी सवेरे जब टिकट बुक करी तो ये पूरा क्लियर था, लेकिन अभी हम पिछले 1.5 घंटे से वेट कर रहे हैं एंड ये पूरा क्लाउड में घिरा हुआ है एंड अभी तक हम इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाए। एंड ये मेरी सेकंड विजिट है। फर्स्ट विजिट में भी ये क्लाउड में था, आज सेकंड विजिट में भी वही हाल हुआ, तो जिसके कारण से हम नहीं कर पाए। तो ये ब्राज़ील में ये दोनों जो स्पॉट हैं, क्राइस्ट द रिडीमर एंड सुगर लोफ माउंटेन, दोनों ही एक माउंटेन के पीक पे हैं। एंड ये बहुत कुछ नेचर पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा व्यू मिलेगा, बिकॉज माउंटेन के पीक में होने के कारण से क्या है कि दोनों क्लाउड को अट्रैक्ट करते हैं एंड कभी भी यहाँ पे क्लाउड आ सकता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप
बहुत ज़्यादा एडवांस में टिकट तो ना बुक करो, एक दिन पहले भी बुक करोगे तो आपको टिकट मिल जाएगी। हमने पीक सीजन में ट्रैवल किया है एंड हमें एक दिन पहले और सेम डे भी ट्रैवल करा तो टिकट मिल गई। बट वेदर देख लो कि वेदर फोरकास्ट कैसी है, उसके हिसाब से करो। बिकॉज अगर आप यहाँ आए, जैसे कि हम सेकेंड टाइम हमें आना पड़ा एंड फिर भी नहीं मिल रहा है, एंड अगर आप यहाँ आओगे और अगर आपको देखने को व्यू ही नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा। तो ओवरऑल यहाँ से 360 डिग्री व्यू मिलता है। अगर हमें व्यू मिल गया तो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, बट हमारे साथ तो ये ट्रेजेडी हुई। तो आई होप कि आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखोगे। देन आपको टिकट कौन सी लेनी चाहिए, बिकॉज सुगरलोफ माउंटेन एंड क्राइस्ट द रिडीमर दोनों ही बहुत ज़्यादा विजिटेड प्लेस हैं। तो आप अगर नॉर्मल टिकट लोगे आपको बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, करीब 1-1 घंटे लाइन दोनों तरफ, जाने के टाइम पे भी एंड आने के टाइम पे भी। सुगरलोफ माउंटेन में तो 4 बार लगना पड़ेगा। बिकॉज 4 बार क्यों? क्योंकि सुगरलोफ में आप पहले अपने बेस पॉइंट से छोटे माउंटेन पे आओगे लाइन में लग के, फिर छोटे माउंटेन पे फिर लाइन में लगोगे, दूसरी केबल कार में बैठोगे, आप सुगरलोफ माउंटेन पे आओगे। तो 2 जाने में 2 आने में लाइन लगती है 1-1 घंटे की। तो उसकी ट्रिक ये है कि आप सुगरलोफ माउंटेन एंड क्राइस्ट द रिडीमर दोनों को जब भी ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो, स्किप द लाइन का टिकट आता है, करीब 1000-1200 रुपये एक्स्ट्रा लगता है पर पर्सन, लेकिन वर्थ है। आपका बहुत टाइम बचेगा, स्पेशली पीक सीजन में। अगर आप अर्ली मॉर्निंग कर रहे हो या ऑफ पीक सीजन में कर रहे हो तो आई थिंक इट्स ओके। बट अगर आप पीक सीजन में हो, इवनिंग में सनसेट के टाइम पे कर रहे हो तो आपके लिए वर्थ है। सनसेट की बात मैंने करी तो सुगरलोफ माउंटेन जो है ये अपने सनसेट व्यू के लिए फेमस है। तो अगर आप सुगरलोफ माउंटेन आ रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि इसको आप सनसेट के टाइम पे ट्रैवल करना चाहिए। तो अब अगर मैं बात करूं कि रियो में घूमने की कौन कौन सी जगह हैं, तो रियो में बेसिकली घूमने की अगर मैं टॉप 5 प्लेसेस बताऊं रियो में, तो सबसे पहले रियो डी जेनेरो में आता है क्राइस्ट द रिडीमर। सेकंड नंबर पे आता है सुगरलोफ माउंटेन, जिन दोनों के बारे में मैंने बताया कि आपको स्किप द लाइन का टिकट लेना चाहिए। सुगरलोफ सनसेट के टाइम पे आओ, क्राइस्ट द रिडीमर आप किसी भी टाइम पे जा सकते हो। एंड देन थर्ड चीज़ जो है वो है यहाँ पे एक गली, जो बेसिकली जैसे किसी अपने इंडिया में गली मोहल्ले में गली होती है, वो गली है। बट वो गली बड़ी ख़ास है, उसके पीछे की इंटरेस्टिंग बड़ी स्टोरी है जो कि मैंने अपने ब्लॉग में डिटेल में कवर किया था। तो उस गली को आप ट्रैवल कर सकते हो, उसका नाम है सेलेरॉन स्टेप्स। तो वहाँ पे दुनिया भर से टाइल्स ला करके लगाई हैं, अपने इंडिया से भी काफ़ी सारी टाइल्स उस गली में लगी हैं और बहुत क्राउडेड होती है वो गली। स्पेशली पीक्स टाइम पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत क्राउडेड मिलेगी। तो वो गली आप ट्रैवल करना बहुत अच्छी है, मैंने डिटेल में वीडियो करा है, आप उस वीडियो को देखो। तो ये 3 चीज़ें हो गई जो कि टॉप 3 हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक स्टेडियम है जो कि काफ़ी हिस्टोरिक स्टेडियम है, 1950 में वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, तो वो स्टेडियम आप जा सकते हो। गली फ्री थी, बाकी ये चारों चीज़ें जो हैं पेड हैं, सुगरलोफ, क्राइस्ट द रिडीमर एंड स्टेडियम। इन तीनों के अंदर आपको पेड है। एंड देन उसके बाद कोपाकाबाना बीच तो आप ऑब्वियसली जाओगे। कोपाकाबाना बीच में आपके मुंबई की तरह ही मेरीन ड्राइव की तरह वहाँ पे वॉकिंग है, बोर्ड वॉक है। मैंने वहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, न्यू ईयर का डिटेल मैंने वीडियो बनाया, तो गो एंड वॉच इट कि कोपाकाबाना बीच पे कैसे एंजॉय कर सकते हो, बहुत अच्छा है। देन सेफ्टी की बात करें तो जब हम लोग ब्राज़ील ट्रैवल कर रहे थे तो हमने ऑनलाइन ब्लॉग्स में देखा था कि ब्राज़ील में सेफ्टी का बहुत मेजर इशू है। लोग मोबाइल छीन के भाग जाते हैं या आपका पर्स छीन के भाग जाते हैं, तो वो सारा ऑनलाइन ऐसे ही हर जगह के बारे में आता है। अगर आप इंडिया भी कोई फॉरेनर आता है तो उसके बारे में, इंडिया के बारे में भी सेम ऐसे ही लिखा रहता है। तो ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। एक थोड़ा सा बेसिक सेंस रखना पड़ता है कि आप ऑब्वियसली मोबाइल को किसी को दे दोगे अनजान आदमी को फ़ोटो खींचने के लिए, अगर वो शेडी सा आदमी लग रहा है तो आपका मोबाइल लेके भाग जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। बट हमने यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं देखी, किसी ने भी पैसे भी ओवर चार्ज, हमें लगा कि कोई पैसा ओवर चार्ज करेगा, किसी ने पैसा भी नहीं ओवर चार्ज किया। जो लोग ब्राज़ील के लोकल लोगों से जितना पैसा चार्ज कर रहे थे, और ये मैं बता रहा हूँ न्यू ईयर ईव पे, जबकि बहुत टूरिस्ट था, तो वो ईज़िली चाहते हैं कि जो इंग्लिश स्पीकिंग है उससे ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकते थे, उन्होंने उतना ही पैसा चार्ज किया। नींबू पानी लिया हमने, अराउंड 20 ब्राज़ीलियन करेंसी का मिला, तो जो सेम चार्ज था उतना ही लिया। तो बड़े जेन्युइन लोग हैं, ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं करते हैं। तो आई विल से कि ऐसा कुछ सेफ्टी का यहाँ पे डर नहीं है। But my dream is going to India. Oh, your dream is going to India? For sure. You watch Indian movies? Yeah, so many. You have nice somebody there. Like Who Wanna Make $1 Million? I love that movie. Oh, who want to? He is talking about वो जय हो वाला गाना था जिसमें उस मूवी के बारे में ये बात कर रहा है। खाने के बारे में अगर मैं बताऊं तो
खाने की सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ है, आप लोग ने दुनिया भर में आजकल वो पॉपुलर है असाई ड्रिंक। तो वो असाई ड्रिंक आपको हर जगह मिलेगी। तो आप ट्राई करना, जितनी भी जगह आपको मिलती है, हर जितने दिन रहोगे आप हर दिन असाई ड्रिंक ट्राई कर सकते हो। मेरा वीडियो देखना, फिर से मैं बोलूँगा, मैंने 2-3 जगह ट्राई किया, मैंने सबका रिव्यू दिया हुआ है। बट बहुत इंटरेस्टिंग और टेस्टी होती है। आपने अगर अपनी कंट्री में पी है तो आपको डिफरेंट टेस्ट मिलेगा यहाँ पर। मैंने अपने पेरू के ब्लॉग में सेम असाई ड्रिंक्स की तरह, पेरू में था चीचा मोराडा जो कि पिंक कलर का ड्रिंक होता है, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो असाई ड्रिंक यहाँ का सबसे मेजर जो आपको एक यूनिक ड्रिंक है, यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। ब्राज़ील में किस सीजन में घूमने के लिए आना चाहिए? तो ब्राज़ील में, जैसे कि अपने इंडिया में जब समर होता है तो ब्राज़ील में विंटर होता है। तो ब्राज़ील में वेदर हमेशा उल्टा होता है, तो यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल, उस हिसाब से प्लानिंग करना। एंड ऑब्वियसली मैंने जैसे कि क्लाउड के बारे में बताया कि क्लाउड आ जाते हैं यहाँ की मेजर साइट्स पे। तो अगर आप प्रॉपर सीजन में आओगे तो आपको जो यहाँ की क्राइस्ट द रिडीमर और सुगरलोफ माउंटेन है, उसको बिल्कुल क्लियर वेदर में देखने के ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। अनलाइक पेरू, पेरू में मैंने सजेस्ट किया था कि आप किसी भी वेदर में जा सकते हो, बट यहाँ पे बिकॉज काफ़ी माउंटेन है, क्लाउड आता है, तो आई विल से कि कोशिश करो कि अगर आप सीजन में आ सकते हो। एंड अगर न्यू ईयर के टाइम पे आ रहे हो तो न्यू ईयर के टाइम पे तो इटसेल्फ आई विल से कि आप बिंदास आओ, बिकॉज न्यू ईयर के टाइम पे इन दोनों साइड के अलावा आप विजिट करोगे यहाँ का कोपाकाबाना बीच एंड वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यू ईयर पार्टी। मेरा वीडियो देखना मत भूलना, जिसमें कि मैंने कैसे डिटेल में बताया कि कैसे यहाँ पे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हुआ। एंड सेकंड, यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है जब ब्राज़ील में रियो में कार्निवाल होता है। तो कार्निवाल और न्यू ईयर के टाइम यहाँ पे सबसे पीक माने जाते हैं। देन लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग पुर्तगीज़ बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं। लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। छोटे से ड्राइवर्स को तो बिल्कुल नहीं आती है। इनफैक्ट अच्छी जगहों पे भी मैंने देखा, होटल में जो मैनेजर भी हैं तो कई जगहों पे उनको इंग्लिश नहीं आती है। तो आपको गूगल ट्रांसलेटर का जो ऐप है वो इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज आपको कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इस समय मैं काफ़ी क्राउडेड एरिया में हूँ, तो थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, बट अदरवाइज मैं लैंग्वेज की जैसे मैं बात कर रहा था, तो जस्ट कैरी गूगल ट्रांसलेटर। देन गाइड के बारे में, क्या क्या आपको गाइडेड टूर लेने चाहिए या आप खुद सेल्फ कर सकते हो? तो आई विल से कि आप सेल्फ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैंने पॉइंट्स बताए, कोई गाइडेड टूर की जरूरत नहीं है। जस्ट बुक द टिकट, सुगरलोफ स्टेयर्स तो आप सीधे उबर लेके जा सकते हो, उसकी टिकट भी नहीं बुक करनी है। तो नो नीड टू बुक अ गाइडेड टूर। एंड देन लास्ट अगर मैं बताऊं कि खर्चा कितना आता है, तो खर्चा, होटल ज़्यादा महंगे नहीं है, उबर मिल जाती है, खाना भी बहुत सस्ता है। तो आई डोंट थिंक कि बहुत एक्सपेंसिव सिटी है। जैसे कि आप इंडिया से अगर जाते हो बैंकॉक या वियतनाम या बाली, सिटी के अंदर पहुंचने के बाद, एयर फेयर के बाद, बाकी जितना खर्चा वहाँ होता है उतना ही यहाँ पे खर्चा होगा। तो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव सिटी। तो ओवरऑल नहीं है एक्सपेंसिव। एंड देन लास्ट, कि अगर आप रियो के अलावा और कहाँ घूम सकते हो, तो रियो एक कोने में है। देन यहाँ पे एक और मेजर चीज है जो कि है दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल, इगाशू वाटरफॉल। हम गए थे वहां से। वो आप रियो से बाई एयर वहां जा सकते हो। वहां पे सिर्फ एक दिन का काम है, बिकॉज वाटरफॉल को आप एक दिन में कवर कर सकते हो। वाटरफॉल अर्जेंटीना एंड ब्राजील दोनों साइड पे है। तो गो एंड वॉच माई ब्लॉग ऑफ इगाशू फॉल। तो अगर आपके पास टाइम है तो उस वाटरफॉल का ट्रिप जरूर बनाना, बिकॉज वो दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। एंड देन लास्ट, आप अमेजोन के रेन फॉरेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फिर एक डेडिकेटेड प्लान बनाना पड़ेगा। तो अगर अमेजोन के रेन फॉरेस्ट करने हैं, रियो भी करना है, तो आपको कम से कम 2 हफ्ते चाहिए। अगर आपको सिर्फ रियो करना है एंड देन इगाशू फॉल आप साथ में ऐड कर सकते हो, 1 हफ्ते में दोनों कर सकते हो। तो प्लान योर थिंग। अगर आप 1 हफ्ते के लिए आ रहे हो तो रियो को रखो, 2 हफ्ते का टाइम है तो बिंदास आप ब्राजील का जो मेजर डेस्टिनेशन है सारे कवर कर सकते हो। तो आई होप इसी के साथ मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए अपने इस वीडियो में। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया है, इफ यू नीड एनी हेल्प, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। मैंने ऐसे ही थिंग्स टू नो बनाया था सेंटोरिनी का ग्रीस में, देन पेरू का बनाया था जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो आप गो, यू कैन वॉच दैट। एंड देन न्यूयॉर्क के बना रखे मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी एंड इजिप्ट का भी बनाया है। तो अगर आपको इजिप्ट में जाके पिरामिड देखना है तो यू कैन वॉच माई इजिप्ट ब्लॉग। So thank you for watching the channel and the video. If you have any comment or a suggestion, write it in the comment box and we'll see you in the next video.